हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑन रेशियो एनालिसिस। आज हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। इससे पहले रेशियो एनालिसिस के 3 लेक्चर आए थे जिसमें हमने बात करी थी लिक्विडिटी रेशियो की, लेवरेज रेशियो की एंड एक्टिविटी रेशियो की। आई होप आपको उन तीनों रेशियोज के कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव करे उसकी डेरिवेशन समझ में आते हैं, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है। सर, हमें कोई डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, हम बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं। अभी अभी हमने वही कंटिन्यू किया, हमने और रट्टे मार लिए। चलो बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो रट्टा मार लेना। आज हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में और प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो कह रहा है कि हम प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसा मतलब रिटर्न्स दिए। बात समझ में आती है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म, कि फर्म की जो मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। ठीक है जी। वो ये बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने कितना बढ़िया काम किया, कितने रिटर्न्स कमा के दिए। ठीक है जी। तो हम जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ। हम थोड़ी सी पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका डेरिवेशन, उनका कॉन्सेप्ट कि ऐसा ऐसा क्यों यूज किया गया, इस रेशियो को क्यों कंप्यूट किया गया, उसकी बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी और द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कितना अच्छा ऑपरेट कर रही है। दीज रेशियो रिफ्लेक्ट द फाइनल रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अल्टीमेटली आपने जो 12 महीने बिजनेस किया, काम किया, भागा दौड़ी करी, उसमें कितने प्रॉफिट्स कमाए, एंड में तो यही देखेंगे ना। हाँ, दे आर सम ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच एंड वाइडली कोटेड रेशियो। जिस भी आप कंपनी की बात करते हो, आपका ध्यान उसके प्रॉफिट्स पे ही जाता है कि कंपनी कितने अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है प्रॉफिट्स का, आगे जाके ट्रैक रिकॉर्ड कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, यही ध्यान देते हो ना। तो ये वाइडली क्या कहते हैं, कोटेड रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज दीज रेशियो टू मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैक्सिमाइज होगी तो आपकी फर्म की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, द रिजल्ट ऑफ द फर्म कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग विद रेफरेंस टू गिवन लेवल ऑफ एसेट और सेल्स और ओनर इंटरेस्ट। अब ये कह रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट कैसे करेंगे, मतलब उस पर कॉमेंट कैसे करेंगे। यहां पर बात डिवाइड होगी। या तो आप प्रॉफिट को जज करो जो आपने असेट्स बना रखे हैं। असेट्स कैसे बनाते हैं? असेट्स सर हम बनाते हैं कैपिटल से और कुछ लाइबिलिटीज लोन लेके। तो आपने जितने असेट्स में पैसा लगा रखा है उसके रिस्पेक्ट में कितने प्रॉफिट आप कमा रहे हो। या तो आप सेल्स से कंपेयर कर लो, आपकी कितनी सेल्स हुई एक पर्टिकुलर ईयर में, उसके कितने परसेंटेज आप प्रॉफिट कमा रहे हो। या तो आप ओनर्स के इंटरेस्ट पे बात कर लो। ओनर्स का इंटरेस्ट मतलब जो इक्विटी वाले हैं, वो कह रहे हैं हमें बताओ कि हमारा प्रॉफिट एंड में बचा हुआ प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सर, हमें नेट प्रॉफिट से कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि नेट प्रॉफिट के बाद आपको प्रेफरेंस डिविडेंड बांटने पड़ते हैं। उसके बाद जो बचता है वो ओनर्स कह रहे हैं वो मेरा पैसा है, मेरे को उसमें इंटरेस्टेड है, मेरे को नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड में मेरे लिए कितना पैसा बचा, बात समझ में आती है? तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करो सर, किस किस में डिवाइड करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स, इसके अंदर हम प्रॉफिट को सेल से कंपेयर करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कई स्पेसिफिक एसेट में इन्वेस्टमेंट किया, आप कह रहे हो उस इन्वेस्टमेंट पे मेरा रिटर्न कितना है, हम उसको देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी वाले कह रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताओ रेशियोज के रिस्पेक्ट में, रेशियो निकालो हमारे रिस्पेक्ट में। तो कौन सी रेशियो होती है आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशंस एंड इन्वेस्टर्स, मतलब एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू कैसे करोगे आप, उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि मार्केट के अंदर कैसे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखा जाता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स। सेल्स के रिस्पेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन सी होती है? सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। आपको ये आती है, अच्छी बात है। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हम कंप्यूट कैसे करेंगे और नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क है। और एक और रेशियो पीछे पीछे आती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो जी, हम पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको ग्रॉस का मतलब क्या बेटा, मोटा मोटा, मोटा मोटा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस बाय डिवाइडिंग इट्स ग्रॉस प्रॉफिट फिगर। हमें सेल्स से कंपेयर करना है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर लिखो और नीचे लिखो सेल्स, तो एक कंपैरिजन हो गया कि कितना परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना परसेंटेज है सेल्स का। अब बात ये आती है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कैसे।
द ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, जो आप सामान बेच रहे हो और उसको बेचने के लिए जो आपके गुड्स हैं उनकी आपको मोटी मोटी कॉस्ट क्या पड़ी। ठीक है जी, ग्रॉस मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। रेवेन्यू और सीओजीएस का डिफरेंस इज ग्रॉस मार्जिन। आप कोई सामान लेकर आए, आपने उस सामान से मैन्युफैक्चरिंग करी, उसके अंदर आपने लेबर, डायरेक्ट लेबर, कुछ कुछ कोई भी सारा एक्सपेंस कर दिया, आपने बोला मेरे को ये पर्टिकुलर शूज बनाना, एक शूज बनाने के लिए 100 रुपीज लग गए, मेरा 20 रुपीज का रबड़ आया, मेरे 30 रुपीज का क्लॉथ आया, कोई लेबर ने स्टिचिंग करी, सब कुछ करा, तो मेरे 100 रुपीज लग गए और आपने इस शू को 150 का बेच दिया। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 150 लेस 100, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया 50। 50 50, ठीक है सर, हमें समझ में आती है। हमारा 50 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 50 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 50 लिख दो, और आपका रेवेन्यू कितना था? 150। 33%, 33.33% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो आ रही है। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमारी 30% की ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो आ रही है। अब हम चले नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट क्या होता है? आपके और भी तो एक्सपेंस हो गए जो आप कॉस्ट में नहीं लेके जा पाए, जो आपने गुड्स बेचे उसके कॉस्ट में आप उसको एलोकेट नहीं कर पाए, ऐसे बड़े सारे एक्सपेंस होते हैं। सर कौन से एक्सपेंस होते हैं? बेटे सिक्योरिटी गार्ड आपका बाहर खड़ा हुआ है, उसको थोड़ा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले जाते हो। आपकी फैक्ट्री का रेंट है, वो भी आप लेकर ही जाते हैं। कोई अकाउंटेंट बैठा है, उसकी सैलरी दे रहे हो, उसकी सैलरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा ना जाती है। ठीक है सर, हमें समझ में आते हैं, बड़े सारे खर्चे होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े सारे एक्सपेंस होते हैं, वो नहीं जाते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। तो हम नेट प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, हम ये वाले खर्चे भी लेस कर देंगे जो इधर उधर के खर्चे हुए। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो कंपेयर करती है नेट प्रॉफिट को सेल्स से। वाह सर, क्या नई बात बताई आपने। इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ द बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, जो भी है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहां से नीचे आते आते आपके 35 रुपीज, हाइपोथेटिकली 35 रुपीज आपके इनडायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं वो हो गए। ठीक है, मान लो बेटे, मान लो सर पर गुड्स के तो निकाल नहीं सकते, हमने निकाल लिया बेटा, हमारी सेल ही इतनी हुई है। आप मान के चलो आपकी 150 की सेल हुई है और 50 का क्या कहता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, 35 के आपके नेट प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिंग वाले एक्सपेंस लगे हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 माइनस 35, यहाँ पर 15 आ गया। हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आएगी? 15 नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय मेरा रिवेन्यू या सेल्स 150, ये आई मेरी 10%। 10%, ठीक है जी। अब बात आती है, ये दोनों बातें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब इधर एक और टर्म आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक सेपरेट लेक्चर डाल रखा है उसको समझाने के लिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। आपको वो लेक्चर देखना जरूरी है, बट अभी एक लेक्चर कंटिन्यूएशन में तो मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझा रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या बोलता है कि एक बिजनेस को ऑपरेट करने पे कितने पैसे मतलब कमाए, आप उसको कंपेयर करो। इसका मतलब सर हमें समझ में नहीं आया। इसके अंदर बोला गया कि कोई कोई एक्सपेंस से आप ऑपरेशंस जज नहीं करोगे। कौन कौन से एक्सपेंस? एक एक्सपेंस आता है टैक्स का एक्सपेंस। मतलब सर हम क्यों नहीं उसको देखेंगे? एक पर्टिकुलर कंपनी ने 50% के टैक्स रेट पे है, 50% के टैक्स रेट पे, वो फॉरेन कंपनी है, वो 50% का टैक्स देती है, और आपकी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, आप 30% का टैक्स देते हो। तो जो इस टैक्स की वजह से फर्क आया, क्या वो ऑपरेशंस में कोई फर्क आया? वो तो गवर्नमेंट का रूल था, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आ गए। डोमेस्टिक कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं और क्या कहते हैं फॉरेन कंपनी के प्रॉफिट्स एंड वाले कम आ रहे हैं। बट ऑपरेशंस तो आप जज नहीं करोगे ना इससे। जो बिजनेस किया, मेन हमने सामान बेचा, मतलब रिवेन्यू अर्न किया और कुछ एक्सपेंसेस निकाले, हम उस पर देखेंगे ना। ये टैक्स का एक्सपेंस तो गवर्नमेंट की वजह से था, इसको हम इस पे हम ऑपरेशंस जज नहीं करेंगे। तो हम कह रहे हैं हम टैक्स के डिफरेंस के ऊपर, हम टैक्स के डिफरेंस से ऑपरेशन जज नहीं करेंगे, हम टैक्स के एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे। टैक्स के एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे, उसको पहले हम क्या कहते हैं कंपेयर करेंगे। और कौन से खर्चे? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई खर्चा है। सर हमें समझ में नहीं आई बात। एक पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा है अपने बोरोड फंड्स लेके, बोरोड फंड, वो बिजनेस कर रहा है बोरोड फंड लेके, उसने 100 रुपीज कमाए। 100 रुपीज कमाने के बाद उसने जो फंड्स बोरो कर रखे थे, इस 100 में से 50 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया। एंड में वो 50 रुपीज घर लेके गया ना। और दूसरा बंदा
अपने खुद की इक्विटी लगा के काम कर रहा है, उसने भी 100 रुपीज कमाए, उसने किसी को इंटरेस्ट नहीं दिया, वो 100 के 100 रुपीज घर ले गया। पहला बंदा 50 रुपीज घर लेके गया, दूसरा बंदा 100 रुपीज घर लेके गया, बट दोनों के ऑपरेशंस में कोई फर्क था? दोनों ने ऑपरेट करके तो 100 रुपीज ही कमाए ना। वो तो एंड में कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से उसको इंटरेस्ट देना पड़ गया, नहीं तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं देता तो वो भी 100 रुपीज घर लेके जाता। तो हमें ये बात समझ में आई, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब आपने अलग अलग सोर्स से फाइनेंस ले रखा है, हम उसके बेसिस पे ऑपरेशन जज नहीं करेंगे, हम नेट प्रॉफिट को जज कर लेंगे, बट ऑपरेशंस को जज नहीं करेंगे। ऑपरेशन दोनों ने सेम लेवल के ही किए, तो यहां पर बात आएगी, हम ऑपरेशन के जो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो करते हैं, उसमें हम अर्निंग्स लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से जो डिफरेंस आ रहा था उसको यहाँ पे नलिफाई किया इंटरेस्ट को ऐड बैक करके, और हमने टैक्सेस की वजह से जो डिफरेंस आ रहा था उसको भी ऐड बैक कर दिया, उनको नलिफाई कर दिया, हम बिफोर चले गए, अर्निंग बिफोर चले गए इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बात समझ में आती है? आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लेक्चर देखना जरूरी है जो मैंने डाल रखा है, ठीक है? अभी आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, बट उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किससे कंपेयर करेंगे? सेल्स से, और कुछ है ही नहीं, अभी हम सेल्स वाली पढ़ रहे हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब हमारी बात यहाँ से बढ़ गई, हम यहाँ पे हमने इंटरेस्ट और क्या कहते हैं टैक्सेस को ऐड बैक किया, तो हम नीचे आए, अब ये आ रहा है 30 डिवाइडेड बाय 150, हाइपोथेटिकली बेटा, हाइपोथेटिकली। तो ये हो गया आपका 20% का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, सर में इतनी बात समझ में आती है, कोई बढ़िया बात बताओ, और अलग तरीके से बात बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स आपकी होगी नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कोई इन्वेस्टमेंट करके आए, आपने कहीं पे पैसा लगाया, आप कहोगे कि मेरे को उसने कितने प्रॉफिट्स दिए, मेरे को कितने रिटर्न दिए, मुझे ये बताओ। यही बात है ना, जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितना उसने आपको रिटर्न वापस किया, आप वही कंपेयर करोगे। तो इसके अंदर बोला गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हो जो उसने रिटर्न दिए, रिटर्न ऊपर कितना परसेंटेज का रिटर्न, ऐसे तो निकलता ना, रिटर्न डिवाइडेड बाय जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया इनटू 100, ठीक है? अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह हो सकती है, क्या पता आपने प्रेफरेंस शेयर में करे हो, क्या पता आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, आपने डिबेंचर्स ले रखे हो, या आप इक्विटी वाले हो, तो ऊपर रिटर्न कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सर ये तो बहुत ही मतलब वेग सी रेशियो होगी, रिटर्न बताओ मैं और क्लियर करूं। ठीक है, हम इस रेशियो को अब डिवाइड कर रहे हैं। The concept of investment varies and accordingly there are three broad categories of return on investment. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? पहली बात है रिटर्न ऑन असेट्स। असेट्स किस केस में होता है, आप ये दिल पे हाथ रखो और बताओ। सर असेट्स हम तब देखते हैं, असेट्स की बात हम तब करते हैं जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस कर रहे होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तब आप एसेट्स की बात करते हो। आप एसेट्स को लेते कैसे हो, मतलब खरीदते कैसे हो? असेट्स मतलब करंट एसेट्स और आपके फिक्स्ड एसेट्स दोनों, नॉन करंट एसेट्स दोनों, आप उनको खरीदते कैसे जाते हैं? सर हम पैसा यूज करते हैं कैपिटल वालों का, शेयर कैपिटल वालों का भी, और अगर किसी ने लोन दे रखा है हम उसका पैसा भी यूज करते हैं, दोनों के पैसे से मिला के तो हम एसेट्स लेते हैं ना। हमने बचपन में पढ़ा था इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू हमारे एसेट्स, इन दोनों के पैसे को लेके हम एसेट्स को खरीदते हैं। अब हम कह रहे हैं ये सारे के सारे एसेट्स जो आए इसका रिटर्न बताओ। अब आप अगर बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, तो आपके बिजनेस को आप हमेशा ऑपरेशंस के हिसाब से जज करोगे, क्योंकि इस वाले एसेट्स के अंदर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बेरिंग कैपिटल है, लोन्स हैं, वो भी तो एसेट्स है ना, उनके भी तो एसेट्स है ना इसके अंदर। तो आप जो अर्निंग्स लोगे वो बिफोर इंटरेस्ट वाली लोगे, आपको ये बात लॉजिकली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पूरे एसेट्स के अंदर इक्विटी का पैसा भी है और पैसा है लोन वालों का भी। तो हम अगर रिटर्न ऑन एसेट्स देख रहे हैं तो हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट तो लेनी है, इंटरेस्ट को हमें वापस देखना पड़ेगा, हम इंटरेस्ट को भी देखेंगे रिटर्न को निकालने के लिए। तो यहां पर बात आई, हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट लेंगे। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी आगे बढ़ गई, हम जब रिटर्न निकालते हैं कि हमारा एंड में रिटर्न ऑन असेट्स क्या आया, तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अब इस वाले प्रॉफिट को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, हमने नेट ऑफ टैक्स किया,
हमने टैक्स का ट्रीटमेंट हटाया। इसका मतलब क्या, अगर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 आ रहा है तो आपने 30% का टैक्स रेट मान के चले। हाँ, तो आप ऐसे करोगे 1 माइनस 0.3, मतलब आपने टैक्स का ट्रीटमेंट हटाया। कोई बात नहीं बेटा, ये जो 1 माइनस टी लिखा है इसका मतलब है 70% पैसा आपके पास बचा। 1 माइनस 0.3 का क्या मतलब है, 0.7 ना, तो 70% आपके पास पैसा बचा, 30% टैक्स लेगी गवर्नमेंट। तो एंड में आपके पास ऑपरेशंस का पैसा बचा 70। सर, हमें इंटरेस्ट एड बैक करने की बात समझ में आई, बट हमें टैक्स को क्या कहते हैं माइनस क्यों किया, आप ये बताओ। टैक्स को हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि हमें देना ही देना है, हम रिटर्न ऑन एसेट्स देख रहे हैं। एसेट्स का एंड में रिटर्न क्या आया, एसेट्स का एंड में आपका रिटर्न क्या आया, आप ये देख रहे हो, इसलिए आपने यहाँ पे टैक्स का ट्रीटमेंट हटाया। बात आपको समझ में आती है। सर, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमने टैक्स का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हटाया था, क्योंकि बेटे उस समय हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे थे, सबका अलग अलग टैक्स रेट होता है। यहाँ वाली जो आपकी रेशियो है, यहाँ पर आप कह रहे हो हमारे एसेट्स के ऊपर हमने कितना रिटर्न कमाया हमें वो बताओ, हमें घर लेके जाना है पैसा, हमने कितना रिटर्न कमाया हमें वो बताओ। ठीक है जी, तो हमने बोला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आएगा ही, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, बट हमने उसको आखिर में नेट ऑफ टैक्स कर दिया, हमने टैक्स का ट्रीटमेंट हटा दिया। ईबीआईटी कह रहा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर हमने उसके अंदर से टैक्स के ट्रीटमेंट को माइनस कर दिया। बात आपको समझ में आती है। ऐसे ही अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे, सेम ट्रीटमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आपने या तो खुद की कैपिटल लगाई होगी या बोरोड कैपिटल लगाई होगी ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में सारी कैपिटल आ सकती है। सेम चीज अर्निंग बिफोर कैपिटल एम्प्लॉयड, आपकी बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात करते ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसको हमने नेट ऑफ टैक्स कर दिया। हमने कैपिटल कितनी लगाई और हमारे को उस कैपिटल पे कितनी अर्निंग हुई एंड में हमें बताओ। कैपिटल किसकी लगी थी, शेयर होल्डर्स की भी लगी थी और फिक्स्ड इंटरेस्ट वालों की भी लगी थी, उनके रिस्पेक्ट में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया मोटा मोटा ईबीआईटी, बट टैक्स आपको दे रहा है तो आप टैक्स का ट्रीटमेंट हटा दो। ठीक है जी, हमने टैक्स का ट्रीटमेंट हटा दिया। अब बात आई, थर्ड रेशियो आ रही है, ये रेशियो आपको खुद करनी है बेटा, ये वाला ऊपर छोड़ दो, काटा मार दो, ये रेशियो खुद करो। रिटर्न ऑन इक्विटी, आप रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ, इक्विटी वाले कौन से प्रॉफिट की तरफ देखेंगे, वो अपनी रेशियो किस हिसाब से निकालेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी वाले कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट हमारे लिए आखिर में बचा, हमारे लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैटर करती है, वही रिटर्न ऑन इक्विटी है। मतलब नेट इंटरेस्ट वालों को पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट वाले गए, हमें तो देना ही देना, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो, अर्निंग बिफोर टैक्स। इक्विटी वाले टैक्स देने से पहले पैसा घर लेके जा सकता है, नहीं नहीं, आपको टैक्स देने के बाद ये मतलब घर डिविडेंड्स बांट सकते हो, आप तभी पैसा बाहर लेके जा सकते हो। तो हमने बोला अब टैक्स की पेमेंट कर दो, टैक्स की पेमेंट कर दो, आया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड वाले लाइन लगा के खड़े हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड वालों का मतलब ये है कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा, इक्विटी वालों से प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड देने के लिए, तो हमने बोला उनका डिविडेंड भी दे दो। तो अर्निंग्स जो अवेलेबल हुई इक्विटी वालों के लिए वही अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद जो बचा वो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और नीचे जो इक्विटी वालों ने अपना सारा पैसा दे रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होगा, जो शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड है और ओवर द ईयर जो रिजर्व भी इक्विटी वालों ने दे रखे हैं, रिजर्व इकट्ठे कर रखे हैं, वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है। आपको बात समझ में आती है। ऐसी कोई भी रेशियो आ जाए आपको दिमाग लगे, रेशियो बनानी है खुद, ठीक है जी, रट्टे नहीं मारने। ओके, थर्ड रेशियो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और रेशियोज के बारे में बात करें, वो कह रहे हैं हमारे पर शेयर की अर्निंग क्या हुई ये बताओ, अर्निंग पर शेयर क्या हुई हमें ये बताओ। जो सारी अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी वालों के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर पूछ रहे हैं, हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यही वाला प्रॉफिट जो लिखा ना बेटा ऊपर, यही नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, आपका अर्निंग पर शेयर आ गया। इजी इजी। अब कह रहा है इस अर्निंग में से आप कितना डिविडेंड बांटोगे, हमने बोला जितना हम टोटल डिविडेंड पे कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात समझ में आती है। हाँ सर, हमें ये बात भी समझ में आती है
अर्निंग पर शेयर इजी, टोटल अर्निंग जो इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और डिविडेंड हम अर्निंग्स में से कुछ बांटेंगे ना, कुछ बांटेंगे, जनरली हम सारा नहीं बांटते, कुछ हम रिटेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। जो हम कुछ बांट रहे हैं वो टोटल डिविडेंड को हमने ऊपर लिखा, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है सर, हमें ये बात भी समझ में आती है। आगे बताओ, डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, इंग्लिश में डिविडेंड पे आउट। आप कितना डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, आप डिविडेंड कहां से पे कर रहे हो, आप बताओ, आंखें बंद करो और सोचो कि हम डिविडेंड कहां से पे कर रहे हैं। हम डिविडेंड पे कर रहे हैं अर्निंग्स में से। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कहां से निकलेगी, हमने कहां से डिविडेंड को पे किया है, अर्निंग में से निकलेगी ना। हाँ, तो ऊपर लिखो डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर। आपने डिविडेंड बांटा 2 रुपीज का और आपकी अर्निंग पर शेयर थी 10 रुपीज, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 20%। आपने अपनी अर्निंग्स का 20% पे आउट कर दिया। पे आउट, डिविडेंड पर शेयर कितना निकाला था 2 रुपीज, अर्निंग पर शेयर निकाली 10 रुपीज, और पे आउट रेशियो आपकी 20%। इजी सर, ये इजी मत पढ़ाओ सर, डिफिकल्ट पढ़ाओ हमें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर्स, थोड़ी सी अच्छी रेशियो है, वाइट काफी ज्यादा यूज होती है ये, ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, आप कोई भी बिजनेस चैनल देख लो, कोई भी आईपीओ आने वाला वो देख लो, उधर पीई रेशियो की बात जरूर होती है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये क्या बोलता है कि एक कंपनी कितना अर्न करती है, कितना अर्न कर रही है पर शेयर, और मार्केट में वो पर्टिकुलर शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो प्राइस जितने का बिक रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट की बात आ रही है तो मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, घर की बात नहीं कर रहे, मार्केट में कितनी हमारी वैल्यू है, तो मार्केट में शेयर कितने का बिक रहा है, आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि अर्निंग कितनी है, अर्निंग्स के कितने टाइम्स आपका मार्केट में शेयर बिक रहा है। हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग पीई रेशियो होती है, जनरली एक्सेप्टेड पीई रेशियो होता है कि ये पूरी इंडस्ट्री है ना, इस पीई रेशियो पे ऑपरेट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं वैसे ही चलो हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है जी, दवाइयां बना रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जनरली एक्सेप्टेड पीई, इंडस्ट्री की पीई रेशियो है 10 रुपीज, 10 टाइम्स। एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 50 रुपीज, 50 रुपीज अर्निंग पर शेयर वो दे रहा है। तो आप इस रेशियो को निकाल के बोल रहे हो कि इस रेशियो, इंडस्ट्री के रेशियो के हिसाब से, अगर ये अर्निंग पर शेयर 50 दे रहा है, तो इसका जो प्राइस होना चाहिए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग 500 रुपीज, 10 टाइम्स ना, अर्निंग्स के 10 टाइम्स इसका प्राइस, मार्केट मार्केट प्राइस होना चाहिए। आपने बोला परफेक्ट, इतना ही होना चाहिए, बट मार्केट में एक्चुअली वो शेयर ट्रेड कर रहा है 300 रुपीज का, तो आप कह रहे हो ये शेयर चीप ट्रेड कर रहा है, इसकी रियल वैल्यू 500 रुपीज तक जा सकती है, तो इसको खरीद लो। है सर, ऐसा होता है? हाँ, आप आज मनी कंट्रोल या फिर और कोई वेबसाइट पे जाओ और अलग अलग इंडस्ट्रियों की, अलग अलग कंपनियों की पीई रेशियो को कंपेयर करो, उसके ऊपर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है जी। हाँ, और भी बेटा, और भी काफी सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है, आपने ये तो देख लिया। प्राइस अर्निंग रेशियो पढ़ते हैं हम। The price earning ratio indicates the expectation of equity shareholder about the earning of the firm. It relates to earning to market price, earning to market price, and generally taken as a summary measures to growth potential of an investment. आपने growth potential देखा ना, 300 का ट्रेड कर रहा था, बट उसकी वर्थ इंडस्ट्री के हिसाब से वो 500 का होना चाहिए। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं कि आप पीई रेशियो क्या, ऊपर आ गया मार्केट, मार्केट प्राइस पर शेयर, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग, कौन सा वाला प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। ठीक है जी, बात समझ में आती, ये टाइम्स में निकलता है, टाइम्स में कितना टाइम्स पीई रेशियो है। अब बात आई डिविडेंड यील्ड रेशियो, अर्निंग्स यील्ड रेशियो। हम डिविडेंड पर शेयर निकाल कर आए, हम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल कर आए, हम अर्निंग पर शेयर निकाल कर आए, उसके अंदर आपने क्या किया, टोटल अर्निंग्स को डिवाइड कर दो जितने आपके नंबर ऑफ शेयर है। डिविडेंड पे आउट रेशियो में आपने कहा कि डिविडेंड डिवाइड बाय ईपीएस इनटू 100 कर दो। डिविडेंड पर शेयर में आपने क्या, जो टोटल डिविडेंड बांटने हैं उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। बट आप जो इन्वेस्ट करते हो, आपको अगर डिविडेंड मिलता है, तो आप मार्केट से जाके उस शेयर को मार्केट प्राइस पे खरीद के लेकर आते हो ना, मार्केट प्राइस पे खरीद के लेकर आते हो ना। अभी जितना रिलायंस का शेयर अगर चल रहा है 1200-1500 जितने का भी, आप खरीद के लेके आते हो और आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो आप क्या कंपेयर करोगे, मैंने तो 1500 दिए और मेरे को 10 रुपीज का डिविडेंड मिला, इसको हम बोलते हैं हमें यील्ड कितना हुआ, हमें यील्ड कितना हुआ। तो बेटे जब भी यील्ड की बात आएगी ना, यील्ड, डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड,
तो हम यील्ड को कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस से। तो इस केस में हम डिविडेंड पर शेयर को मार्केट प्राइस पर शेयर से कंपेयर कर रहे हैं। अर्निंग यील्ड को हम कंपेयर करेंगे अर्निंग पर शेयर को मार्केट प्राइस पर शेयर से। इजी है, इजी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यही है, यही है। इजी है सर, बहुत इजी। रेशियो एनालिसिस हमें समझ में आ गया। रेशियो एनालिसिस इतना ही। आपको अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो मैं कुछ टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल दूंगा, आप फॉलो कर लेना। और जो हमारे कोर्स में एनरोल होंगे उनको तो भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक है जी। अभी हम थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ ले, इसका रेशियो एनालिसिस खत्म करते, पूरा खत्म करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस और लिमिटेशन थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ डिसीजन। आपने डिसीजन कितना अच्छा लिया उसके हिसाब से रेशियो। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है मतलब आप अच्छे डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, आपकी एक्सपेंस की रेशियो कम हो रही है मतलब अच्छे डिसीजन ले रहे हो। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है ना। आप प्रॉफिट को या तो एसेट से रिलेट कर रहे हो, या प्रॉफिट को आप सेल से रिलेट कर रहे हो, आप डेट को इक्विटी से रिलेट कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स फिगर आपको दे दीजिए, आप क्या क्या फिगर दे रखी है, आप हमें छोटे टर्म्स में बताओ, रेशियोज में बताओ, परसेंटेजेस में बताओ। ठीक है। हेल्पफुल इन कंपेरेटिव एनालिसिस। आप कंपेयर करोगे विद इन कंपनी, कंपेयर कर रहे हो अलग अलग सेक्शन से, या आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया। जो भी रेशियो के अंदर आपको मतलब डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या तो प्रॉफिट इस बार कम हो गया तो उसका रीजन क्या है, डेट इक्विटी में डेट ज्यादा होगी तो उसका क्या रीजन है, क्या इक्विटी वाले कुछ पैसा बाहर निकाल के ले गए, क्या इक्विटी में कुछ बायबैक हुई है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम एरिया आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है। एनेबल स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस थ्रेट। बेटे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट करते हैं कोई भी, अगर आप रेशियोज देख रहे हो तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि हमारी पर्टिकुलर कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है कि हमारा ब्रांड के नाम से सेल होती रहती है, हमें ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती। वो अलग अलग आपकी मतलब स्वॉट एनालिसिस हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी स्पेसिफिक होता है। ठीक है बेटा। हाँ। वेरियस कंपैरिजन, कंपैरिजन की बात फिर से रिपीट होगी बेटा। ठीक है, छोड़ दो इसको, एक बार आप बस रीड कर लेना, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिमिटेशन भी होती है रेशियो एनालिसिस के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आपको तो लग रहा है कि रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है, बट लिमिटेशन क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। जो आपको डेटा मिला आप उसी पे रेशियो निकाल रहे हो, क्या पता किसी ने डेटा आपको गलत दे दिया। अकाउंटिंग डेटा गिव्स एन अनवारंटेड इंप्रेशन ऑफ प्रिसीजन एंड फाइनलिटी। क्या पता बेटा कुछ गलत हो, प्रिसीजन ना उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत हो। द फैक्ट अबाउट अकाउंटिंग डेटा रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पर्सनल जजमेंट भी होती है। हम अकाउंटिंग के अंदर जजमेंट लगाते हैं ना कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज नॉट अ प्रिसाइज एंड फाइनल फिगर। जरूरी थोड़ा कि प्रॉफिट जो दे दिया वो एक्चुअल में सही है कि भी नहीं है। इट इज मेरली एन ओपिनियन ऑफ द अकाउंटेंट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। The soundness of the judgment necessarily depend on the competence and integrity of those who make them. जनरली जो बना रहे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट है वो बना रहे हैं। बट इसको आप टेक केयर कैसे करते हो, काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि आपको ये एक्सपेंसेस को देखना है, आपको ऐसे ऐसे रेवेन्यू को बुक करना है। तो इस वाले लिमिटेशन को जनरली टेक केयर कर लिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। बट अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसने कुछ गलत फिगर डाल दी। बड़े सारे ऐसे लिस्टेड एंटिटीज भी हैं जो कुछ कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत कर देते हैं। बेटा उनकी गलती नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब लॉज है ना। तो ठीक है जी, कभी कभी इस चक्कर में आपका कंपैरिजन गलत हो सकता है। ओके। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। कोई इन्फ्लेशन हो रहा है वो अकाउंटिंग में थोड़ा ना ध्यान देता है। वो बात कर रहा है पिछली 10 साल पहले आपकी सेल थी 1 करोड़ रुपए, आज 10 साल बाद आपकी सेल है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो इन्फ्लेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी ना कि प्राइस कितने चेंज हो रहे हैं। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। The implicit assumes that the price level changes are either non-existent or minimal. वो कह रहा है इन्फ्लेशन की बात ही नहीं करता, छोड़ देता है, वो फिगर से फिगर कंपेयर कर रहा है। बट द ट्रूथ इज अदरवाइज। We are normally living in inflationary economics where the power of money declines constantly. पिछले बार अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी थी, इस साल भी अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आप लॉस में हो, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई है। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें वाला समझ में आता है। हम रेशियो एनालिसिस के अंदर वो प्राइस लेवल चेंज इन्फ्लेशन को टेक केयर नहीं करता। ठीक है। इग्नोर क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट। आपको करंट रेशियो बोल दी गई 2:1 है, आप खुश, आप खुश, आप खुश कि 2:1 करंट रेशियो आई। ठीक है। क्या पता उस करंट रेशियो के अंदर जो करंट एसेट्स है वो इतने अच्छे नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो ट्रेड रिसीवेबल पे ही नहीं करेंगे। आप कह रहे हो नहीं करंट रेशियो तो 2:1 है, ऐसी बात नहीं होती। ये रेशियोज फाइनेंशियल एनालिसिस, जहां पर भी फाइनेंस लिखा होता है
वहां पर जजमेंट्स काम करती है, आपको रैशनल डिसीजन बताना होता है। आप करंट रेशियो 2:1 लिखी हुई है एज पर अकाउंटिंग, अकाउंट्स के हिसाब से आपने करंट एसेट्स ऊपर लिखे, करंट रेशियो नीचे लिखी, बट आप डिबेट करोगे कि इस करंट एसेट्स की मतलब कितना अच्छे करंट एसेट्स है, या इस करंट एसेट्स के अंदर कोई कोई ऐसे एसेट्स भी है जो क्या पता कुछ रियलाइज ना करे। जो आप एक्चुअल लाइफ के अंदर अगर रेशियो एनालिसिस करोगे या किसी बैंक्स में रेशियो एनालिसिस करोगे, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनोगे, आपके रेशियोज जो आपकी सॉफ्टवेयर निकाल के देगा, ये सारी सॉफ्टवेयर निकाल के देते हैं, आपको क्या लगता है आप उन सॉफ्टवेयर की रेशियोज पे कमेंट करोगे? आप खुद की रेशियो निकालोगे। सॉफ्टवेयर आपको करंट रेशियो कोई भी निकाल के दे देगा बेटे, करंट रेशियो, बट उधर डिबेट चलेगी करंट एसेट्स के अंदर किस किस चीजों को आप लेके जा रहे हो। आप कह रहे हो ये वाला करंट एसेट बहुत साउंड है, अगले 12 महीने के अंदर ये कंपनी की लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग कर देगा, या फिर ये वाला करंट एसेट, स्पेसिफिक करंट एसेट कह रहे 4 साल से करंट एसेट है, अभी तक तो पैसा रियलाइज किया नहीं। आप फिर उधर अपनी जजमेंट लगा के उस करंट एसेट को करंट रेशियो से निकाल दोगे, बाहर निकाल दोगे, कहोगे इसको हटाओ, इस करंट एसेट को, मैं नहीं मानता इस करंट एसेट को करंट एसेट। वो आपकी जजमेंट है। बात समझ में आती है? हाँ जी, हमें समझ में आती है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, काफी ज्यादा लोग बेटे अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा विंडो ड्रेस कर सके, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट्स बढ़ाकर दिखा सके। अकाउंटिंग प्रैक्टिस है ना, जैसे अगर इन डेज पे जाओ तो वो भी आपको थोड़ी बहुत देता है कि आप ऑटोनॉमी देते हैं कि आप कुछ कुछ प्रैक्टिसेस को चेंज कर लो, अपने हिसाब से बता दो जो आपको सही लगता है। ठीक है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, there are different accounting policies for valuation of inventory, calculation of depreciation, treatment of intangible assets, definition of certain financial variables, etc. काफी कुछ है ना। आप क्या कहते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो से कर लो या वेटेड एवरेज से कर लो, हर केस के अंदर प्रॉफिट अलग हो जाएंगे ना। तो आप अगर एक पर्टिकुलर इंसान का प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का प्रॉफिट दूसरे एंटरप्राइज के प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हो और दोनों अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से कर रहे हो, तो आपका जो कंपैरिजन है कहीं ना कहीं फ्लॉड है। आप कह रहे हो दोनों सेम क्या कहते हैं वैल्यूएशन फॉलो नहीं कर रहे, इनका कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं है। ठीक है जी, अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर वेरिएशन होती है। दीज वेरिएशन लीव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। एज क्रॉस सेक्शन मतलब आप किसी और कंपनी से या विद इन फर्म किसी ना किसी से उसका फिगर को कंपेयर कर रहे हो। एक टाइम सीरीज होती है जिसके अंदर आप पिछले ईयर से कंपेयर करते हो। As these are variation in accounting practice followed by different business enterprise, a valid comparison of these financial statements is not possible। हमें समझ में आता है दोनों दोनों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अलग कर रहे हैं, इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो ठीक नहीं है। फोरकास्टिंग, forecasting of future trend based only on historical analysis is not feasible। आप फोरकास्ट कर रहे हो कि मेरे प्रॉफिट्स बड़े सारे होंगे, एयरटेल एयरटेल या फिर वोडाफोन ने, वोडाफोन आइडिया ने मर्जर किया और वो कह रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स आगे रेवेन्यू डबल हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट उनको नहीं पता था कि जियो के प्लान कुछ और है। जियो आके मार्केट को कैप्चर कर लेगा, उनके सारे रेवेन्यू को खा जाएगा, उनके सारे प्रॉफिट्स को खा जाएगा। तो फोरकास्टिंग, जो हम फोरकास्टिंग करते हैं आप और मैं बैठ के, हम हिस्टोरिकल डेटा पे ही क्या कहते हैं सीएजीआर लगाते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की 5% से ग्रो करता आ रहा है, आगे जाके भी 5% से ग्रो करेगा। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो रिसर्च वाले लगाते हैं जो रिसर्च करते हैं कि भाई आगे जाके मार्केट कोई और कैप्चर कर लेगा, आपके इतने प्रॉफिट्स नहीं हो सकते। ठीक है जी, बात समझ में आती है? हमने थोड़ा थोड़ा आपको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देने का कोशिश किया कि ठीक है बुक्स के हिसाब से रेशियो एनालिसिस कैसे निकलता है और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रेशियो एनालिसिस कैसे निकलता है। ठीक है, आपको सर हमें आपसे और भी बातें करनी है बेटा, आप मेरी ऐप पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपसे बात करेंगे, घंटों घंटों बातें करेंगे बेटे, फ्री बैठा हूँ मैं। चलो, आज का लेक्चर खत्म कर रहे रेशियो एनालिसिस का। आई होप आपको रेशियो एनालिसिस समझ में आएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।